हमें कृतार्थ करने की कृपा करें। अनेक अनेक तालियों से स्वागत करें लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी का। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जी, मौलाना मजरूल हक साहब के पोते जनाब वारिस अली फारूकी साहब, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य जनाब तनवीर अख्तर साहब, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जनाब इरशादुल्ला साहब, बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष जनाब अब्दुल कयूम अंसारी साहब, खानका मुनीमिया के सज्जादा नशीं जनाब सैयद समीउद्दीन मुनामी साहब, मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति जनाब खालिद मिर्जा साहब, राज्य सरकार के गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव जनाब आमिर सुहानी साहब, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के. महाजन जी, नालंदा खुला विश्वविद्यालय नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री आर.के. सिन्हा साहब, जो डॉल्फिन मैन के नाम से जाने जाते हैं, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष वर्मा जी, मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर जनाब सैयद मोहम्मद रफीक आजम साहब, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर जनाब एस.एम. करीम साहब, मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के कुल सचिव कर्नल कामेश कुमार जी, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर अरविंद कुमार वर्मा जी, यहाँ उपस्थित विभिन्न कॉलेजों के एवं मदरसों के सब प्रिंसिपल साहब, सभी स्टूडेंट्स, इस कार्यक्रम के में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज मुझे सचमुच खुशी है कि आज मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी का, उसके अपने बिल्डिंग का आज शिलान्यास हुआ। अब ये खुशी की बात है, मजरूल हक यूनिवर्सिटी कब का बना, वाइस चांसलर वगैरह भी शुरू में नियुक्त होने लगे, कुछ तो 1 महीना के अंदर चले गए, कुछ लोग बाद में भी रहे, लेकिन कोई काम नहीं कर पाते थे। अपने घर से एक वाइस चांसलर साहब काम कर रहे थे, उसके बाद एक आध उनको जगह आवंटित हुआ, बाद में जो नेहरू पथ है, जिसको अभी भी लोग बेली रोड बोलते रहते हैं, उसमें एक बिल्डिंग मिला, वहां से काम कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, तो बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया नवंबर 2005 से। उसके बाद जो जानकारी मुझको मिली, पता चला कि अरबी फारसी यूनिवर्सिटी तो बन गई मौलाना मजरूल हक के नाम से,
लेकिन ये काम नहीं कर पा रहा। हमने कहा भाई इतना दिन हो गया काम क्यों नहीं कर पा रहा, तो पता चला कि इस यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ। वैसे स्टैब्लिश हो गया था 98 में, 1998 में। तो हमने कहा ये तो विचित्र बात है। तो फिर पता चला ये नवंबर 2005 में इसके बारे में ऑर्डर जारी हुआ, लेकिन वो ऑर्डर भी सब जगह गया नहीं। अंत में वो 2006 में, और आपने बड़ा अच्छा किया उसको छाप दिया है उसी में, वो जो आप अभी रिलीज करवाए हैं उसमें वो छपा हुआ, जरा उसको गौर से पढ़ लीजिएगा। और ऑर्डर निकला कि इसको 98 से इसको मान्यता दी जाती है, नोटिफाई किया जाता है, और उसके बाद से इन लोगों का काम होना शुरू हुआ है। 2008 में भी जो वाइस चांसलर साहब, उसमें प्रो वाइस चांसलर साहब थे, हम तो वहाँ के फंक्शन में भी गए और कहा कि भाई पूरा काम कीजिए। फिर इस यूनिवर्सिटी के लिए जगह देने का हमने निर्णय कर दिया। जो ये मीठापुर को हमने इंस्टीट्यूशनल एरिया बनाया, तो हमने उस समय सोचा कि भाई इसी में जगह ले लीजिए। तो उस समय को लोग कहने लगे कि नहीं हमको अलग दीजिए, तो अलग दे दिया गया। जमीन का एक्विजिशन भी हुआ, फिर वो कोर्ट में मामला चला गया। तो इस तरह से चाह करके भी ये बिल्डिंग की शुरुआत नहीं हो रही। तो हमने कहा कि देखिए साहब, यहाँ पर तो जो मीठापुर में जो कृषि फार्म था उसकी जगह पर हम लोगों ने इतने इंस्टीट्यूशन बना दिए। चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी बन गया, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बन गया, और आप जानते ही हैं अभी 4 दिन पहले उद्घाटन हो गया बाजाबता आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का, निफ्ट का ऑफिस हो गया, और इग्नू का, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का भी सेंटर यहाँ पर बन गया। और हमने इन लोगों को कहा कि भाई देखिए हमको यहाँ जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी बना है उसको भी वहीं स्टैब्लिश कराएगा। तो सब लोगों को ठीक लगा कि इसी कैंपस में ही, इंस्टीट्यूशनल एरिया में ही मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी का भी बिल्डिंग बने। और तब इनको आवंटित हुआ, और सबसे पहले लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल की मंजूरी मिल गई, और इसके लिए हम अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को धन्यवाद देते हैं। इन लोगों ने उसके लिए 21 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया, और उसके बाद ये लगभग 84 करोड़ रुपए का जो आपका 3 ढांचा बन रहा है इसके यूनिवर्सिटी के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी रहेगा, एग्जामिनेशन वगैरह का भी, एकेडमिक सब कुछ यहाँ सुविधा रहेगी। तो उसका निर्माण कार्य होगा, उसी का शिलान्यास हुआ, और हॉस्टल्स रहेंगे। तो कुल मिलाकर के 5 स्ट्रक्चर अभी तय हो चुका है, और 100 करोड़ से ऊपर उसकी लागत आएगी, और इसका काम शुरू हो गया है। और शिक्षा विभाग का जो ये संस्थान है, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, एक इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी बनाया है कि जितने बिल्डिंग बनते हैं आप लोग बनाइए, इन्हीं को जिम्मा दिया गया। तो मुझे आज खुशी है कि आज उसका शिलान्यास हो गया। और मौलाना मजरूल हक साहब की जो भूमिका देश की आज़ादी की लड़ाई में, इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता, और उसके बारे में सब लोगों ने अपनी बात कही। और गांधी जी ने खुद लिखा था मौलाना साहब के बारे में। मौलाना मजरूल हक और मैं लंदन में साथ रहते थे। उसके बाद हम बंबई में सन 1915 की कांग्रेस में मिले थे। उस साल वह मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा था आप कभी पटना आए तो मेरे यहाँ अवश्य पधारेंगे। इस निमंत्रण के आधार पर मैंने उन्हें पत्र लिखा और अपना काम बतलाया। वह तुरंत अपनी मोटर ले आए और मुझे अपने यहाँ ले जाने का आग्रह किया। जब आए थे गांधी जी 1917 में 10 अप्रैल को, राजकुमार शुक्ला जी के बार बार आग्रह पर वो अंत में आ गए, और ठीक कहा कि राजेंद्र बाबू के घर पर ले गए राजकुमार शुक्ला जी, और खुद राजेंद्र बाबू थे नहीं। तो वहां का जो आदमी था वो कोई ट्रीटमेंट ठीक नहीं कर रहा था।
उसके बाद उनको ध्यान में आ गया गांधी जी को मौलाना मजरूल हक साहब का, उन्होंने तत्काल उनको सूचना भेजी राजकुमार शुक्ला जी के माध्यम से ही, और तुरंत मौलाना मजरूल हक साहब जो गांधी जी खुद कहे, वह तुरंत अपनी मोटर लाए और मुझे अपने यहाँ ले जाने चलने का आग्रह किया और वहां गांधी जी गए। हालांकि गांधी जी उस दिन रुके नहीं, उसके बाद तो वो उसी दिन यहाँ से विदा हो गए मुजफ्फरपुर के, और मुजफ्फरपुर रहने के बाद वो चंपारण पहुंच गए। वो तो पूरी कहानी है चंपारण सत्याग्रह का, जो 100 साल हुआ था। तो हम लोगों ने पूरे जबरदस्त ढंग से 10 अप्रैल 17 से लेकर के 22 मार्च 2018 तक पूरा कार्यक्रम किया, एक नहीं अनेक कार्यक्रम। तो मौलाना मजरूल हक साहब की जो भूमिका है, अब यहाँ पे अब उनके पोते यहाँ पर बैठे हुए हैं सिवान में, तो सिवान हम उनके यहाँ गए हुए 2-3 बार, ये हमको ले गए। तो इसलिए मौलाना मजरूल हक के नाम से ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बन रहा, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। और बनने की बात तो न जाने पहले ही से हो गई, 2000 के पहले ही, लेकिन काम करना शुरू किया है ये सही मायने में ये विश्वविद्यालय ठीक ढंग से 2008 से, और अब 11 साल से काम कर रहा है। और इतना इसका काम आगे बढ़ा है कि सब कुछ आलिम और फाजिल यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का सबकी परीक्षा यही से होती है। तो अब जितनी बड़ी संख्या में लोग इस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ गए, और लोगों की जो अपेक्षा, वो बहुत बड़ी अपेक्षा, और अभी खुद ही कह दिया वाइस चांसलर साहब ने, ये देश में पहला है अभी फारसी यूनिवर्सिटी। तो जो हम लोगों से संभव है, हम लोग तो वो काम इसको बढ़ाते हैं। भले ही हम लोगों ने ये निर्णय नहीं लिया, निर्णय पहले का था, लेकिन उसको यूं ही निर्णय लेकर के छोड़ दिया, लेकिन उसको कारगर हम लोगों ने बनाया, और आज ये यूनिवर्सिटी इफेक्टिव है। और इसका बिल्डिंग का जो डिजाइन है वो अभी देखने लायक है। उस बिल्डिंग का भी डिजाइन इतना खूबसूरत है कि जब ये बन करके तैयार हो जाएगा तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, मुझको पूरा भरोसा है। और अब तो ये शिलान्यास आज हो गया, काम हो जाएगा, जो भी है कॉर्पोरेशन ने टेंडर वगैरह सब कर दिया। लेकिन हम अभी जो हमारे अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के महाजन साहब से हमने कहा कि भाई शिलान्यास तो हमसे करवा दिए, ये बन के कब तैयार हो जाएगा ये बताइए। हम जब शिलान्यास करते हैं तो हमको उसी दिन लगता है कि भाई कुछ डेट हो जाना चाहिए। तो आज ही हमने तय कर दिया कि देखिए मौलाना मजरूल हक साहब की भूमिका रही आजादी की लड़ाई में, इसलिए अब काम शुरू करवाइएगा, और अगले साल 15 अगस्त के पहले, स्वाधीनता दिवस के पहले इस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होना चाहिए। तब मुझको हृदय से प्रसन्नता होगी। तो हमको तो कहा है महाजन साहब ने, कहाँ गया आपके एमपी साहब, कहाँ के एमपी साहब बैठे, कहाँ कहते नौजवान आदमी, आप भाई कह दीजिए कि हो जाएगा, 15 अगस्त के पहले हो जाएगा ना। चलिए बैठिए। तो 15 अगस्त के पहले ये समूचा बिल्डिंग बन जाएगा तो कितनी खुशी होगी। और बाकी तो जो भी काम हो रहा है वो सबको मालूम है, आप सब लोगों को मालूम है, सब लोगों ने अपनी बात कह दी है। मैं ज्यादा इन सब चीजों के बारे में कहने की जरूरत नहीं महसूस करता हूं, लेकिन मुझको पूरी उम्मीद, और वाइस चांसलर साहब खुद भी बता रहे थे, जो ज्ञान संसाधन केंद्र, नॉलेज रिसोर्स सेंटर वगैरह के बारे में सारी बातें बता रहे थे, ये मुझे खुशी है। अब इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस 3 वर्षीय डिग्री कोर्स एवं स्नातक पाठ्यक्रम संचालित है। ये पूरी मजबूती के साथ और पूरे स्टैंडर्ड के साथ इन सब कामों को कीजिए, हम लोगों को बड़ी खुशी होगी। और यूनिवर्सिटी ऐसा चले
कि दूसरे राज्य में लोग कहने लगे कि जब बिहार में ऐसा यूनिवर्सिटी बन सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं बन सकता? इसको ढंग से चलाइए। और तब हम लोगों को, और देखिए ये जान लीजिए, बिहार तो ज्ञान की भूमि, ये ज्ञान की भूमि, और यहां हम लोगों ने अब जितना कोशिश किया अपने पुराने चीजों को रिवाइव करने के लिए, नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव कर दिया गया। कहां कहां से हम लोगों ने काम करना शुरू नहीं किया, और यहां पर जो इस पूरे कैंपस में देख रहे हैं, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हम तो पिछली बार भी आए थे, सब जगह आते हैं कि भाई नाम क्यों दिया चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी का नाम चाणक्य क्यों दिया? जो पहले वाइस चांसलर सबसे पूछने लगे कि भाई चाणक्य का नाम आपने क्यों दिया है? वो तो अर्थशास्त्र लिखे थे। हमने कहा अर्थशास्त्र देख लीजिए, उसमें लॉ के बारे में और गवर्नेंस के बारे में उन्होंने क्या गाइडलाइन दिया है कि सरकार को कैसे काम करना चाहिए, ये उसी समय चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का नामकरण जब हम लोगों ने किया तो बहुत लोग आके पूछ रहे थे कि मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का नाम चंद्रगुप्त के नाम पर क्यों दिया? तो हमने कहा भाई चाणक्य इतने बड़े विद्वान और वही चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने में कामयाब हुए। और चंद्रगुप्त मौर्य की खासियत देखिए कि बहुत बड़े विद्वान को भी कभी वो नाराज नहीं होने दिए, और जिस ढंग से उन्होंने जो मैनेजमेंट किया एडमिनिस्ट्रेशन का, ये याद करने लायक है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का नाम करा उनके नाम, और नॉलेज यूनिवर्सिटी आर्यभट्ट के नाम पर। आर्यभट्ट की जो भूमिका नॉलेज के क्षेत्र में, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, 1500 साल पहले इसी पटना से, इसी पाटलिपुत्र की जगह से उन्होंने जो काम किया, तो इसलिए जब नॉलेज यूनिवर्सिटी बनाने की बात हम लोगों ने तय की तो उनके नाम पर किया, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी। और अरबी फारसी यूनिवर्सिटी पहले से मौलाना मजरुल हक साहब के नाम पर। इसलिए यूनिवर्सिटी को तो ऐसा चलना चाहिए कि लोग मौलाना मजरुल हक साहब को भी हमेशा याद रखे और ठीक से समझे। इसलिए, और अब तो न जाने कितने तरह का काम हम लोग चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट, ये बच्चे हैं, यूथ है, वो पढ़े, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, चाहे माइनॉरिटीज के हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं, अति पिछड़े वर्ग के हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के हैं, अल्पसंख्यक समाज के हैं, सबके लिए शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्रारंभ से ही काम किया है। और जब हमने काम संभाला था तो सर्वे कराया तो पता चला कि हमारे यहाँ 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर हैं। और उस समय से न जाने कितने 21,000 से भी ज्यादा नए प्राइमरी स्कूल का हम लोगों ने निर्माण किया। और फिर सर्वे करवाया कि आखिरकार, और बच्चों की संख्या बढ़ने लगी स्कूलों में, तो फिर हमने इसका सर्वेक्षण कराया कि आखिर ये कौन बच्चे हैं जो सबसे ज्यादा 2 साल काम करने के बाद भी। तो पता चला कि सबसे ज्यादा स्कूलों के बाहर रहने वाले बच्चे या तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं या शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के। और इसलिए हम लोगों ने, आप सब जानते हैं, जो काम हम लोगों ने शुरू किया, टोला सेवक, तालीमी मरकज, और उस हिसाब से बच्चों को, उसका उम्र ज्यादा हो जाएगा, वो पहला क्लास में जाएगा नहीं तो उसको पढ़ा करके तैयार करो कि तीसरे, चौथे, 5वें क्लास में वो जा सके। और ये काम करवाया हम लोगों ने। उसका परिणाम हुआ कि 4 साल 5 साल मेहनत करने के बाद ही जो बच्चे स्कूलों के बाहर रहते थे उनकी संख्या 1% से भी कम हो गई। ये हम लोगों ने शुरू से प्रयास किया। हाई स्कूल के लिए भी किया, लड़कियां बहुत कम जाती थी, साइकिल योजना, फिर लड़कों के लिए भी साइकिल योजना, ये सारा काम किया गया। तो अब तो लड़का और लड़की दोनों की संख्या लगभग हाई स्कूल में बराबर हो गई। ये मामूली बात, 1,70,000 लड़की थी 2008 में। और उसके बाद जब साइकिल योजना और ये सब काम आगे बढ़ा
तो अभी हम देख रहे थे कि इस वर्ष आकर के लड़कियों की संख्या 9वीं क्लास में 9 लाख हो गई और लड़कों के लगभग बराबर हो गई। तो ये सारा काम हम लोगों ने किया है। और उसके बाद हमने सोचा 15 में कि हम लोगों ने प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए तो काम किया, लेकिन जो हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में, उसको कहते हैं, जो उच्च शिक्षा में जाते हैं उसको कहते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। वो अपने बिहार में 13.9% था और देश का एवरेज है 24%। तो हम लोगों ने 7 निश्चय के अंतर्गत ये तय किया कि हम हायर एजुकेशन में नेशनल एवरेज, राष्ट्रीय औसत के बराबर ही नहीं, उससे आगे जाएंगे, कम से कम 30% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो, इसके लिए काम करेंगे। कितने इंस्टीट्यूशन बनाए जाए? 5 नए मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिले में जीएनएन संस्थान, पैरामेडिकल संस्थान, महिला आईटीआई और हर सब डिवीजन में आईटीआई, एएनएम स्कूल, ये सब के बारे में, और हर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज, ये सब काम करना शुरू किया। और अब लगभग सबके लिए जमीन का आवंटन हो गया। एक एक काम जो सरकार को धन मुहैया कराना है वो हम लोग लगभग करा चुके हैं। बचा कुचा भी 1-2 दिन में जो भी काम है वो सब पूरा हो जाएगा। और उसके बाद सबका निर्माण कार्य चल रहा है, कितने कॉलेज खुल गए। ये सब काम करते हुए हम लोगों ने सोचा कि भाई आखिर कारण क्या है जो हमारे बच्चे हायर एजुकेशन में नहीं जाते। उसका कारण है परिवार की गरीबी। ऐसा नहीं है कि उसके माता पिता नहीं चाहते कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, लेकिन उनके पास पैसा नहीं। तो वैसी स्थिति में ही हम लोगों ने तय किया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। कोई भी इंटर के बाद की पढ़ाई पढ़ेगा तो उसको 4 लाख रुपए तक का हम ऋण उपलब्ध कराएंगे ताकि वो पढ़ सके, हायर एजुकेशन में जाए। और बैंक के माध्यम से शुरू किया, बैंक का उतना सहयोग नहीं मिला, तो पिछले वर्ष ही हम लोगों ने अपने राज्य सरकार का शिक्षा वित्त निगम बना दिया और अब बड़ी संख्या में लोग अब एप्लीकेशन दे रहे हैं। और उसका ब्याज दर भी साधारण ब्याज दर 4% और लड़कियों के लिए तो 1%, जो दिव्यांग है उनके लिए भी 1%, ट्रांसजेंडर है उनके लिए भी 1%। इस तरह से करके जो काम हम लोगों ने शुरू किया है, हम सबसे कहेंगे, और ये नहीं है कि कोई इंजीनियरिंग, मेडिकल ये सब में पढ़ेगा उसी को, वो इंटर के बाद आगे कोई पढ़ाई पढ़ेगा या उसके बराबर की कोई पढ़ाई और उसके पास पैसा नहीं है तो वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठाए और वो पढ़े। और जब उसको रोजगार मिल जाएगा, कई पैसा लौटाएगा और जरूरत पड़ेगा तो हम माफ भी कर देंगे, ये मन बनाए हुए। लेकिन पढ़े जरूर, पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर पढ़ेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा नहीं। इसलिए घर में लड़का हो या लड़की, सबको जरूर पढ़ाइएगा, ये हम आप सब लोगों से अपील करेंगे। और आज जब इंस्टीट्यूशन बन रहा, तो इंस्टीट्यूशन बन रहा बहुत अच्छा। अब बताइए मदरसों की क्या हालत थी। जिन मदरसों को मान्यता नहीं मिली उसके लिए भी हम लोगों ने मदरसा बोर्ड को कहा कि भाई और मदरसों को भी आप एग्जामिन कर लीजिए। उसमें से बहुत मदरसों को मान्यता मिल गई। उसके अलावा जो मदरसा में पढ़ाते हैं उन लोगों को जो हम लोगों ने पे स्केल देना शुरू किया है। सब लोगों की मांग भूलिएगा मत, यही पटना में ना, हमको कुछ कहना होना नहीं है, सब लोग यही बैठे हुए हैं। याद ही होगा और आप में से बहुतों को याद होगा कि दोनों मदरसा वाले और संस्कृत वाले बड़ा जुलूस निकाले थे, क्या हालचाल उनका हुआ। और हम लोग आए तो सम्मान दिया और आज बता दिया जो पहले के टीचर हैं जिनको पहले से पे स्केल मिलता था और टीचर वाला, वो उनको फिर 7वां वेतन का लाभ देंगे। और बाकी जो है नियोजित शिक्षक के समान थे उनको नियोजित शिक्षक के समान वेतनमान मिलेगा। और इस बात की घोषणा
ये मदरसा शिक्षा बोर्ड के नए अंसारी साहब चेयरमैन बने हैं, वहां सेंटर हमने बनाया है, ले गए थे कि हमारे सेंटर का उद्घाटन कर दीजिए। उसी में हमने ऐलान कर दिया था पूर्णिया में, और आज कल में ये सब फाइनल हो जाएगा, कोई चिंता मत करिए। तो हम लोग जो कहते हैं उसको करते हैं, और मेरा और कोई दूसरा नजरिया नहीं, हमारा है नजरिया काम का। भाई लोगों ने मौका दिया है काम करने के लिए, कोई दूसरे काम के लिए नहीं। देखिए हमको अपनी कोई सेवा नहीं करनी है, आपने मुझको सेवा का मौका दिया है तो मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है कि हम आपकी सेवा करें, बिहार वासियों की सेवा करें, और बिहार के लोगों की सेवा देश की सेवा के समान है। तो हम लोग तो ये चाहते हैं, और जान लीजिए गांधी जी के बात का असर हम पर बहुत रहता है। इसलिए गांधी जी का जो उन्होंने कहा था 7 सामाजिक पाप, अब जितना स्कूल है सब में गांधी जी ने जो 7 सामाजिक पाप कहा था लिखा रहेगा, एक एक चीज। सिद्धांत के बिना राजनीति, गांधी जी ने कहा नहीं होना चाहिए, सामाजिक पाप है। आजकल राजनीति का क्या हाल हो गया, कोई सिद्धांत से मतलब नहीं। काम के बिना धन, अरे बिना काम किए धन मत अर्जित करो, काम करो, मेहनत करो, तब पैसा कमाओ। और आज का माहौल क्या हो गया, काम करने वाले को धन कम है और बिना काम के धन अर्जित करने वाले ज्यादा है। तो गांधी जी ने 7 सामाजिक पाप कहा, हम उसको तो सब जगह प्रचारित कर रहे हैं। हम मौलाना मजरूल हक साहब के नाम पर इंस्टीट्यूट है, यहाँ भी लग जाएगा गांधी जी ने जो कहा है। और गांधी जी ने क्या कहा था, ये धरती हम लोगों की जरूरत को पूरा कर देगी, लेकिन लालच को पूरा नहीं कर सकती है, नीड को पूरा करेगी, ग्रीड को पूरा नहीं करेगी। ये सारी बातें हैं, इन सब बातों को ठीक से समाज में बेहतर ढंग से प्रचारित करना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है, देश तरक्की करेगा, राज्य तरक्की करेगा, वो तभी तरक्की करेगा जब समाज में प्रेम का, भाईचारे का भाव, एक दूसरे का की इज्जत करें। कोई किसी भी धर्म को मानने वाला अपने धर्म के प्रति वो स्वतंत्र है, उसकी प्रतिबद्धता है, अपने मुताबिक करे, लेकिन जो दूसरे धर्म वाले भी हैं उसके प्रति भी मन में सम्मान का भाव रखे। ये सबसे बड़ी चीज। तो आप तो जानते हैं कि हम तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, न करप्शन से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, न क्राइम से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, न कम्युनलिज्म से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कभी नहीं करेंगे। काम करते रहेंगे जब तक आप लोग चाहिएगा, खिदमत सेवा आपकी करते रहेंगे, और समाज को एकता के साथ, भाईचारे के साथ हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसमें आप सब लोगों से हमारी यही अपेक्षा है कि अरे भाई, विचार तो सबका अपना अपना होता है। डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है, लोकतंत्र में उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक दूसरे के प्रति इज्जत का भाव जरूर रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है समाज में, और वो सबसे बड़ी आवश्यकता है। मैं एक ही बात कहूंगा कि आज सोसाइटी में, समाज में कटुता फैलाने की कोशिश बहुत होती है। और एक बात जान लीजिए, चाहे जितना डेवलपमेंट का काम हो जाए, अब बताइए इतनी सड़कें बन गई, बिजली के बारे में तो कोई सोच नहीं रहे थे, घर घर बिजली पहुंचा दिया। अब हम हर घर तक नल का पानी पहुंचाने के में लगे हुए हैं, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हर गांव तक सड़क का निर्माण, हर टोले तक पक्की सड़क का निर्माण, एक एक काम सब किया जा रहा है। ये सब काम करने का भी ज्यादा असर नहीं पड़ता है अगर समाज में टकराव हो। अगर समाज में टकराव नहीं, सबके प्रति, एक दूसरे के प्रति भाईचारे का भाव रहेगा, तो जो भी काम होता है उसका फायदा लोग उठाते हैं और उससे भीतर में खुशी होती है।
तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि हम लोगों से तो जितना बन पड़ता है, हम लोग तो कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई काम छोड़ेंगे, करते रहेंगे, खिदमत करते रहेंगे। लेकिन वही जो मेरा आग्रह है कि जब सब लोग मिलकर काम करेंगे तो तरक्की और होगी। और एक बात जान लीजिए, बिहार तो ज्ञान की भूमि, हम लोगों का इतिहास बहुत गौरवशाली है। हम उसी ऊंचाई पर बिहार को पहुंचाना चाहते हैं और इसमें जब सब लोग मिलकर काम करेंगे उस ऊंचाई को प्राप्त करने में हम लोग जरूर कामयाब हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं आप सबको शुक्रिया अदा करता हूं। मौलाना मजरुल हक साहब के प्रति अपनी श्रद्धा की भावना प्रकट करता हूं और ये यूनिवर्सिटी ठीक ढंग से चले, खूब बढ़िया से चलाइए, ऑटोनोमस ढंग से भी चलाइए। कोई आपको और नया काम करने की इच्छा हो, प्रस्ताव लाइए। अगर कुछ जरूरत होगा मदद का तो हम लोग पूरा मदद करवाएंगे, लेकिन खूब बढ़िया आइडियल यूनिवर्सिटी बनवाइए। और जैसा मैंने पहले कहा, ऐसा यूनिवर्सिटी रहे कि पूरे देश के लोग समझे। और हम तो चाहेंगे कि इतना बढ़िया से चले कि हर प्रोविंस में, हर राज्य में, हर सूबे में ये मांग उठने लगे कि यहां भी बनाओ अरविंद फारसी यूनिवर्सिटी। तो हम तो यही चाहेंगे बिहार में बन जाए, खूब बढ़िया से बन जाए, खूब अच्छा से काम करे। मेरी शब्दों के साथ आपको पुनः मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बिहार ने कई क्षेत्रों में अन्य राज्यों को दिशा प्रदान किया है और इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी दिशा प्रदान करेगा निश्चित रूप से। कल इस जगह हम हो न हो, विश्वविद्यालय की नींव, दीवारें, आयाम एवं क्षितिज सब सुनहरे पल की गवाही देंगे। कोटिशा